हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास का पार्ट 11 देखेंगे। ये सीरीज आपको यूके ट्रिपल एस के ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होने हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे आप कि यहाँ से आपको अधिकतर एग्जाम, एक आध एग्जाम छोड़ दो, मतलब एक दो एग्जाम, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अभट और अभट के बाद प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अभट, अभट से प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। हिंदी की जो आदि जननी है वो है संस्कृत, ठीक है। जो हिंदी की आदि जननी है वो क्या है? संस्कृत। क्या है हिंदी की आदि जननी? तो वो है संस्कृत। तो सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का जो आरंभ माना जाता है वो माना जाता है अपभ्रंश से। कहाँ से माना जाता है? तो सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का जो आरंभ माना जाता है वो अपभ्रंश से माना जाता है। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास कैसे कैसे हुआ, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि पूर्वी हिंदी, ठीक है, किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, या गुजराती किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है शोरसैनी। तो शोरसैनी में देखिए पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ठीक है। एक तरफ अपभ्रंश का भेद है तो शोरसैनी अपभ्रंश में, और एक तरफ आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो शोरसैनी से, ठीक है, किन किन का विकास हुआ ये कह सकते हैं। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ठीक है। अर्धमागधी, अर्धमागधी में कौन सी आती है? पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी। तो क्वेश्चन बनता है कि अर्धमागधी अपभ्रंश में से, अपभ्रंश में जो है कौन सी आधुनिक आर्य भाषा है। तो ठीक है, ऑप्शन में दे देगा पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, बांग्ला, इस तरह से आपको क्वेश्चन करेगा। मागधी की बात करें, मागधी अपभ्रंश में आती है बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। उसके बाद आती है खस। तो खस में आती है देखिए पहाड़ी, ठीक है। खस में आते हैं पहाड़ी, जैसे कुमाऊनी है अपने यहाँ, गढ़वाली है, ठीक है, वो किस में आते हैं? खस में। ब्राचड़, ब्राचड़ में आती है देखिए पंजाबी, सिंधी, और महाराष्ट्र में कौन सी आती है? मराठी। अब देखिए प्राकृत का जो पाणी कहा जाता है ये कहा जाता है हेमचंद्र को। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखें, प्राकृत का पाणी किसको कहा जाता है? तो हेमचंद्र को कहा जाता है। जैनियों ने देखिए अर्धमागधी को क्या कहा है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और बना है कि जैनियों ने अर्धमागधी को क्या कहा है। तो आर्स, आरसी, ऋषि भाषा या फिर आदि भाषा कहा है। हिंदी जो प्राचीन हिंदी है, इससे अभिप्राय क्या है? तो अपभ्रंश और अभट्ट के बाद की भाषा, ठीक है, अपभ्रंश और अभट्ट के बाद की भाषा। अगला है इसमें हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन में दे देगा वो हिंदी, ठीक है, और कुछ बच्चे जो है इसको टिक कर देते जो उनका गलत हो जाता है, ठीक है। तो हिंदी शब्द जो है मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। तो देखिए सबसे पहले सिंधु, सिंधु से बना क्या? हिंदू, ठीक है। सिंधु, सिंधु से क्या बना? हिंदू। हिंदू, हिंदू से फिर बना हिंद। अब हिंद में जो है फारसी भाषा का ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय लगने से बनाता है हिंदी, ठीक है। तो आप याद रखना हिंदी जो है, हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। अगला है इसमें ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी 1828 में हुई थी। मुख्यालय इसका कोलकाता में, और संस्थापक थे इसके राजा राम मोहन राय जी। प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में। इसका मुख्यालय बंबई में है, ठीक है, वर्तमान मुंबई की बात करें, ठीक है। और आत्माराम पांडुरंग जो है इसके कौन थे? संस्थापक थे। आर्य समाज, आर्य समाज एग्जाम में काफी पूछा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, मुख्यालय बंबई, और संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी। अगला है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में, मुख्यालय वेलूर, और संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी। अगला है इसमें नागरी प्रचारणी सभा। तो नागरी प्रचारणी सभा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखना 1893 में। मुख्यालय देखिए आपको या तो काशी देगा या फिर आपको वाराणसी देगा, दोनों ऑप्शन जो है वो एक साथ नहीं देगा। संस्थापक कौन थे इसके? तो 23 के संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। 1896 में याद रखना इन्होंने नागरी प्रचारणी पत्रिका भी निकाली थी। तो इस पॉइंट को भी आप यहाँ से याद रख के चलना। अगला है राजभाषा।
तो क्वेश्चन कर लेता है कि राजभाषा कैसा है, संवैधानिक शब्द है, असंवैधानिक शब्द है, ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेता है। तो राजभाषा जो है एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को संवैधानिक रूप से जो राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। कब? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन कर लेता है कि हिंदी दिवस की विधिवत शुरुआत कब हुई, तो आप याद रखना 14 सितंबर 1953 को। 14 सितंबर 1953 से जो है हिंदी दिवस की विधिवत शुरुआत की गई थी। अगला है इसमें प्रथम राजभाषा आयोग। ये भी यूके ट्रिपल द्वारा काफी पूछा जाता है। तो प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था 7 जून 1955 में जो है इसका गठन हुआ था। अध्यक्ष थे इसके बाल गंगाधर खैर, इसलिए इसको बीजी खैर आयोग भी कहा जाता है। इसलिए इसको बीजी खैर आयोग भी कहा जाता है। प्रतिवेदन कब दिया था इन्होंने? 31 जुलाई 1956 में। अगला हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो देखिए जो हमारे सिलेबस में हमने केवल उन्हीं का याद रखना है। तो 1968 में देखिए चिदम्बरा के लिए किसको मिला था? सुमित्रा पंत जी को। लेकिन आप इनकी विधा जरूर याद रखना। कभी कभार क्वेश्चन आपसे थोड़ा डीप पूछ लेगा कि 1968 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रा पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस विधा में? ठीक है, तो आप याद रखना ये चिदम्बरा जो है कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह। 1982 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये यामा को मिला था। ये भी कविता संग्रह है। किनका? महादेवी वर्मा का। अगला है चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, तो ये काफी पूछा जाता है। तो इसमें अलंकार पूछा जाता है, तो आप याद रखना रूपक अलंकार। कैसा है ये? रूपक अलंकार। प्रमुख ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म चिन्ह जो है ये भी हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। अल्प ब्राह्म, ठीक है, अल्प ब्राह्म तो ये होता है अल्प ब्राह्म। ठीक है, अर्ध ब्राह्म ये होता है हमारा अर्ध ब्राह्म। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है हमारा इस प्रकार से होता है। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, ये भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। या तो इस तरह से लगा लो या फिर डबल करके इस तरह से लगा। तो ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। अगला है संयुक्त वाक्य। देखिए मैंने कई बार आपसे कहा या तो आप संयुक्त वाक्य याद कर लो, मतलब उनकी जो ट्रिक है, या फिर आप मिश्र वाक्य है, दोनों में से एक याद कर लो आप। तो देखा जाए तो संयुक्त वाक्य जो है वो काफी याद करने में आसान है। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक जैसे और, एब, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है? उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं, किस प्रकार का वाक्य है? तो आप ये जो है योजक चिन्ह जो है इसमें किंतु, इससे आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर जोड़ लेगा आपको योजक चिन्ह और, एब, तथा, ये आप देख लेंगे तो इससे आप पहचान लेंगे कि संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है। अगला है 5 महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भलाई की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? हितैषी। शयन करने की इच्छा सुषुप्सा। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। बोलने की इच्छा विवाक्षा। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। क्या होता है? मितव्ययी। अगला है पश्चिमी हिंदी उपभाषा। तो देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी या खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली का जो प्रारंभिक नाम है वो क्या है? कौरवी। वांगरू या हरियाणवी। ठीक है, वांगरू या हरियाणवी। ब्रजभाषा, बुंदेली, फिर उसके बाद क्या आता है? कन्नौजी। अब देखिए बुंदेली और एक बघेली, इन दो में बड़ा कंफ्यूजन होता है। जब एग्जामिनर देता है ना तो इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। याद रखना बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, और बघेली जो है, ठीक है, बघेली जो है वो किस में आता है? तो वो आता है पूर्वी हिंदी में। किस में आता है? पूर्वी हिंदी में। अवधि, इस तरह से अवधि बघेली, ठीक है, इस तरह से तो आप याद रखेंगे। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, तो वो पूर्वी हिंदी में आता है। तो बुंदेली पश्चिमी हिंदी और बघेली पूर्वी हिंदी। अब देखिए कन्नौजी को ब्रज भाषा का जो पूर्वी रूप माना है वो किसने माना है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि कन्नौजी को ब्रज भाषा का पूर्वी रूप किसने माना है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने। अगला है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो देखिए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये 2023 में हुआ है, और कहाँ पर हुआ है? फिजी में। कहाँ पर हुआ है? फिजी में। अगला है देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। ये भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। पहला आती है ब्राह्मी लिपि, उसके बाद आती है गुप्त लिपि, उसके बाद आती है नागरी लिपि, और फिर आती है देवनागरी लिपि। ठीक है, तो VGND इसको इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें आप आज का क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर जो है आपने कमेंट के माध्यम से देना है। निम्न में से वर्तस्य व्यंजन है, तो निम्न में से वर्तस्य व्यंजन जो है इनमें से ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका आंसर जो है आपने कमेंट के माध्यम से बताना है। और इस वीडियो को जो है हम लोग, जो ये क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को जो है अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी वर्तस्य व्यंजन होते हैं अगली वीडियो में जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।